नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डीसी मशीन, जैसे कि कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था मशीन का, आज से हम डीसी मशीन से होके एसी मशीन तक जाएंगे। सब हम उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम डीसी मशीन टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मशीन, ये जो नेम है मशीन, ये जनरेटर, जब भी मैं कोई मशीन की बात करूँगा तो जनरेटर और मोटर दोनों की साथ में बात कर रहा हूँ। ये मैंने आपको कल बताया था, वही मैंने आज आपको यहाँ पे लिख के दिया है। हाँ, और एक बात, जो मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसकी प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, ताकि आपको वो काम में, हर टाइम काम में आ सके। एक बार समझ लिया, अगर कुछ आप भूल गए तो आप उस नोट्स को पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हो। तो आप अगर चाहे तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कल कहा था, डीसी मशीन इज द कॉमन नेम ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर। यहाँ जब मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, मशीन, तो उसका मतलब है कि मैं डीसी मोटर और जनरेटर दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। ये एक कॉमन नेम है, मशीन जो है ये एक कॉमन नेम है कि जनरेटर और मोटर दोनों को साथ में लेने वाला एक नाम है। तो डीसी मशीन, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल चालू करने से पहले हम उसके कुछ छोटे मोटे लॉज देख लेते हैं, जो हमें बहुत काम आने वाले हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन समझने में। तो पहला लॉ लेते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी करंट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है नहीं, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि आपने बेसिक में पढ़ा ही होगा। तो ठीक है, अगर ये इन मैग्नेटिक फील्ड में से, ये मैग्नेटिक फील्ड में से कोई, अगर मैं कंडक्टर मूव कर रहा हूँ, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड में से कंडक्टर अगर मूव कर रहा हूँ, तो यानी कि कंडक्टर का मूवमेंट अगर है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यही हमारे ये फैराडेज लॉ में कहा गया है। तो देखिए, हम इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, ये सब देखेंगे। तो पहले लॉ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर कंडक्टर कट फ्लक्स डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, देखिए, अगर फ्लक्स को कट करता है वो कंडक्टर, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो वो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ जो है वो कैसे रहता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन इट, उसमें उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कब, अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का मूवमेंट अगर करूँ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो वो इंड्यूस ईएमएफ कैसा रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। उस इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड जो है, उस इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आइए लिखते हैं इसको। E इक्वल्स टू d∅dt। जैसे कि हमने फैराडेज लॉ स्टेटमेंट में हमने देखा था कि ई यानी EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फाई यानी फ्लक्स। ठीक है, देखिए, हमने जैसे पढ़ा था जो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि देखिए, मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ। N S
ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी। इसमें अगर मैं कंडक्टर मूव करूँ, कंडक्टर, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा ईएमएफ है। उसकी मैग्नीट्यूड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? फ्लक्स लिंकेज से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो क्या करेंगे हम? इसकी जगह पे इज इक्वल टू लेना है तो क्या करेंगे? ई इक्वल्स टू यन कांस्टेंट लेंगे। अब ये यन क्या है, 1 मिनट में आपको मैं बताता हूँ। तो डी फाई बाय डी टी, ठीक है। अब ये यन क्या है? यन नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। ये कंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? ये है हमारा यन। अब आगे चल के आपको नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, ये सब आपको डिटेल में आएंगे। फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है, क्योंकि इसके ऊपर से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसी के ऊपर से हमारी मशीन फॉर्म होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है हमारे मशीन में का। तो कहाँ पे था हमें? हाँ, यहाँ पे। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। बट लैम्बडा, जिसको हम फ्लक्स लिंकेज भी बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज ये क्या होता है? एन फाई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। ये हमारी फाई की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैंने फाई लैम्बडा की वैल्यू एन और फाई की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दी तो क्या आएगा? ई इक्वल्स टू डी लैम्बडा बाय डी टी, ये हो सकता है। तो ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको बहुत काम में आएंगे, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। ये तो था थोड़ा सा बेसिक, मैंने आपको बता दिया फैराडेज लॉ का। तो ये हमारा फैराडेज लॉ था। अब आगे देखते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। फ्लक्स बहुत से लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 2 मिनट में, 2 सेकंड में हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ फोर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको निकाल के दिया था। ये हमारा नॉर्थ हो गया मैग्नेट का, ये साउथ हो गया, और ये जो है ये लाइन ऑफ फोर्स, ये इसके बाहर के साइड में अराउंड में हो जाती है लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ, ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यही हमारा फ्लक्स है, यही हमारे फ्लक्स है, और कोई नहीं, यही हमारे फ्लक्स है बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। तो हम बहुत सारा है समझने के लिए, बहुत सारा है इसके ऊपर से, तो बहुत न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे। लेकिन फिलहाल हम इतना ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत है। जैसे जैसे हमें फ्लक्स की और इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड आएंगी, वैसे वैसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमारा वीडियो बिगिनर्स के लिए उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द मैग्नेट रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ फोर्स, यही हमारे फ्लक्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। इसमें दो तरीके के रूल है, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। मैंने आपको दोनों हैंड बना के दी है, काफ़ी अच्छे नहीं बने हैं, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि राइट हैंड रूल कब इस्तेमाल होता है, यानी कि जनरेटर में होता है या मशीन में होता है, या लेफ्ट हैंड रूल मशीन में होता है या जनरेटर में होता है। सिंपल है, इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में एक ही रखना है कि भाई जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, FRR राइट हैंड रूल, ये जनरेटर में होता है, जनरेटर में लागू होता है। अब
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में, जनरेटर में राइट हैंड जनरेटर में, ये ध्यान में रखिए, राइट जो हमारा हैंड है वो जनरेटर के काम आता है, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वो जनरेटर में इस्तेमाल होता है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो मोटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये रूल्स क्या कहते हैं, इसका स्टेटमेंट मैंने लिख के नहीं दिया, ये आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने, फिर भी मैं एक रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, ये एन और ये यस। ठीक है, यहाँ से मेरे फ्लक्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से मेरे फ्लक्स फ्लो हो रहे हैं, फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं इसमें कंडक्टर प्लेस कर दूँ, अगर मैं इसमें कंडक्टर प्लेस कर दूँ तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, जब ये रोटेट होगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, और एक मिनट, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जब मूव करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होने की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी और इसके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें राइट हैंड रूल बताता है, जो कि हमें राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल बताता है। तो जनरेटर, पहले हम जनरेटर के बारे में देखेंगे, इसीलिए हम जनरेटर का पढ़ रहे हैं, तो जनरेटर के राइट हैंड रूल देखेंगे। तो या इस साइड में मैंने राइट हैंड बना के दिया है, इसमें ये जो हमारा थंब है, ये मोशन दिखाएगा, मोशन किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसके, ये हमें दिखाएगा थंब। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट फिंगर, इस फिंगर को हम फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, ये जो है फर्स्ट फिंगर हमें फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगी। और ये जो हमारे फोर फिंगर, ये फिंगर्स हमें क्या बताएगी, ईएमएफ की डायरेक्शन, ईएमएफ बताती हैं। ठीक है, आसान चीज़ है इसको याद रखने के लिए, बस जब भी आपको कोई पूछे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता दीजिए, तो सीधी सी बात है, ये थंब हमें मोशन इंडिकेट करता है, फर्स्ट फिंगर हमें फ्लक्स इंडिकेट करता है, और ये जो मिडल फिंगर है ये हमें ईएमएफ की डायरेक्शन, ईएमएफ करंट की डायरेक्शन बताती है, जो इंड्यूस होने वाला है उसमें ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन बताता है। ये तो था हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड रूल पे। ये मैं आपको थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका पहले से ही हो गया है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें मशीन्स में, इसलिए मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ एक बार। तो हम लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे थंब क्या इंडिकेट करता है, थंब ये जो है थंब क्या इंडिकेट करता है, हमारा फोर्स। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से आर्मेचर पे या फिर रोटर पे किस तरीके से एक्ट होता है, ये सब हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। ये जब तक हम ये लॉज नहीं समझेंगे, ये रूल्स नहीं समझेंगे, तब तक हमें मशीन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा थंब जो है वो फोर्स इंडिकेट करता है, और ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये सॉरी लेफ्ट हैंड का, ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शो करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या डायरेक्शन होगी, ये हमें ये फर्स्ट फिंगर शो करता है। और मिडल फिंगर हमें क्या शो करता है, सप्लाई करंट। मिडल फिंगर हमें क्या शो करता है, सप्लाई करंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी कि ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है, यानी कि इसमें से हमको आउटपुट सप्लाई मिलेगा, लेकिन जब हम मोटर की बात करेंगे, मैंने एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नज़र डालिए, राइट हैंड रूल तो हमने जनरेटर के लिए बोला था, लेकिन जनरेटर है इसलिए उसमें से हमें सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए हमें आउटपुट
पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तब वो मोटर के बारे में कहता है। जब मोटर के बारे में कहता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। जब हम सप्लाई देंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट आएंगे वहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमें मिडल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन दिखाता है। और फर्स्ट फिंगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट करती है। ठीक है, अब मोटर है तो मोटर रोटेट होती है तो उसमें से कोई ना कोई फोर्स लगता होगा ना, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, कोई भी, हम आगे पढ़ेंगे कौन सा फोर्स है, किस तरीके से लगता है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन वो जो फोर्स होता है उस फोर्स की डायरेक्शन हमें थंब दिखाता है मोटर में। ठीक है, हम जनरेटर और मोटर के बारे में दोनों के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल देख लिए कि भाई आज के बाद आपको कोई अगर सोते हुए भी पूछे कि भाई जनरेटर में कौन सा रूल लगता है और मोटर में कौन सा रूल लगता है, तो राइट हैंड रूल जनरेटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर, बस यही हमें ध्यान रखना है। और उसके जो फिंगर के नोटेशंस हैं वो भी हमें थोड़े याद रखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट्टा मार लीजिए, बस आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसकी हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धीरे धीरे आपको फोर्स कैसे लगता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, सप्लाई करंट की क्या इम्पैक्ट होता है, डायरेक्शन का कैसे डायरेक्शन होती है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप ज़्यादा पैनिक मत होइए कि नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्या करें, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अभी के लिए बस इतने रूल ही समझने हैं, आगे आगे धीरे धीरे हम सब कुछ समझ लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए मोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अगर मोशन नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, चाहे वो मोशन वो मैग्नेटिक फील्ड में हो या कंडक्टर में हो। तो मोशन हमें ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए मोशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मोशन के बारे में यहाँ पे मैं छोटी सी टिप्स बोल सकती हूँ या फिर छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ शॉर्टकट में, जो कि आपको क्लास में या फिर एग्जाम्स में या फिर कहीं भी आपको बहुत काम में आ सकती है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर मेरा कंडक्टर रोटेटिंग है, ठीक है, अगर मेरा कंडक्टर रोटेटिंग है और फ्लक्स स्टेशनरी है, ऐसा किस में होता है, डीसी मशीन में। ठीक है, अगर मेरा कंडक्टर रोटेटिंग है, फ्लक्स स्टेशनरी है, ऐसा किस में होता है, डीसी मशीन में। ठीक है, अगर मेरा कंडक्टर स्टेशनरी है, ठीक है, कंडक्टर स्टेशनरी है, ठीक है, और फ्लक्स रोटेटिंग है, ऐसा किस में होता है, मेरा एसी मशीन में। जो हमारे बिगिनर्स है, यानी कि अभी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल पढ़ना चालू कर दिया है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर को या फिर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को है, उनके लिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उनकी मशीन अभी होने की है, डीसी मशीन, एसी मशीन, ये सब चीज़ें होने की है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है, जिनको बहुत सारा पता है कि कंडक्टर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कैसे रोटेट होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किसमें क्या कांस्टेंट होता है, किसमें क्या रोटेटरी होता है। अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब उसके फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होंगे, इसका मतलब उसके फ्लक्स रोटेटिंग होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि कंडक्टर स्टेशनरी होता है, फ्लक्स रोटेटिंग होता है, तो उसमें वो हमारे एसी मशीन के लिए होता है। और कंडक्टर रोटेटिंग होता है, फ्लक्स स्टेशनरी होता है, वो हमारे डीसी मशीन के लिए होता है। और जिसमें तीसरी एक केस लिख देता हूँ, जिसमें कंडक्टर भी स्टेशनरी हो और फ्लक्स भी स्टेशनरी, तो वो हमारे ट्रांसफार्मर के केस में होता है। ट्रांसफार्मर में
कंडक्टर भी स्टेशनरी रहते हैं, फ्लक्स भी स्टेशनरी रहते हैं, लेकिन ये टाइम वेरिएंट रहते हैं। टाइम, एक मिनट, टाइम इनवेरिएंट रहते हैं। इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट रहती है ये, टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर के केस में फ्लक्स क्या रहते हैं, टाइम इनवेरिएंट रहते हैं। और हमारे मोटर के, सॉरी ये नहीं, ये एसी मोटर के केस में क्या रहते हैं, टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट रहते हैं, और इसमें टाइम इनवेरिएंट रहते हैं। ये थोड़ा सा उनके लिए है जो थोड़ा बहुत मशीन पढ़ चुके हैं, जिनको क्या बोलते उसको, कन्फ्यूजन है कि किस में स्टेशनरी होते हैं, कौन डीसी मशीन में क्या स्टेशनरी होता है, फ्लक्स क्या होते हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट है। नए जो है वो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। पूरा अगर नहीं भी समझ में आता होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे चल के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक उनके लिए थी कि जो थोड़ा बहुत मशीन पढ़ चुके हैं। तो आज हमने अच्छे से रूल देख लिए। कल हम कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे और कंस्ट्रक्शन में एक एक पार्ट हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद।